नमस्कार। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत को नई जिम्मेदारी दे दी है। कांग्रेस ने अशोक गहलोत को अलायंस कमेटी का मेंबर बनाया है। विपक्षी दलों से सीट शेयरिंग जैसे मुद्दों पर यह कमेटी चर्चा करेगी। इससे पहले राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव में हार पर विश्लेषण किया था। चुनाव में पार्टी की हार पर हाईकमान को पीसीसी की ओर से सौंपी गई प्रारंभिक रिपोर्ट में कई कारण बताए गए। जानकारी के मुताबिक पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने जो रिपोर्ट कांग्रेस हाईकमान को सौंपी, उसमें वोटों का बीजेपी में ध्रुवीकरण, हार का बड़ा कारण 1, कांग्रेस नेता मतदाताओं को बूथ तक नहीं ले जा सके 2, कांग्रेस की जनहित योजनाएं बंद हो जाएंगी। ये बात मतदाताओं को नहीं समझा पाए कि कांग्रेस अगर हारी तो तमाम जो योजनाएं गहलोत सरकार की हैं वो बंद हो जाएंगी। ये तीसरा कारण बताया गया। चौथा कारण बताया गया, लो मार्जिन सीटों पर बूथ मैनेजमेंट ठीक से नहीं कर पाए हम। पांचवां कारण बताया गया, वरिष्ठ नेता और मंत्री बीजेपी के खिलाफ अभियान नहीं चला सके। छठा कारण बताया गया, वरिष्ठ नेता अपने अपने क्षेत्रों में ही रहे, बाहर नहीं निकले, जिससे कांग्रेस पार्टी को चुनावों में बड़ा नुकसान हुआ। सातवां कारण बताया गया कि पार्टी नेता अपने समाज के मतदाताओं तक को प्रभावित नहीं कर पाए। ये कारण पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कांग्रेस आलाकमान को बताए हैं। हालांकि कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व राजस्थान कांग्रेस की ओर से गिनाए गए कारणों पर एकमत नहीं है। कांग्रेस के हमारे सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस हाईकमान का यह मानना है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच 5 साल तक चले विवाद और खींचतान से चुनाव में कांग्रेस को बड़ा नुकसान हुआ है। वरिष्ठ नेताओं में मतभेद, खेमेबंदी से भी बड़ा नुकसान हुआ। अब तमाम समीक्षाओं से निकले निचोड़ को लोकसभा चुनाव में लगाया जाएगा। तो ये तो रही बात कांग्रेस की समीक्षा की। उधर बीजेपी की नई सरकार आते ही फॉर्म में दिखाई देने लगी है। क्राइम और करप्शन पर घेरेबंदी का साफ इशारा कर दिया गया है। आते ही पेपर लीक मामले पर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन, इनका निर्णय ले लिया गया। अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि मंत्रिमंडल में नए और युवा चेहरों को ज्यादा स्पेस दिया जा सकता है। ऐसे में बीजेपी तो सीधा अगले 25 साल तक का विजन लेकर के चल रही है। अब कांग्रेस की समीक्षाएं और बीजेपी का विजन लोकसभा चुनावों में आमने सामने होगा। क्या कुछ संभावनाएं किस ओर निकल कर आ रही हैं या आने वाले वक्त में दिखाई दे सकती हैं, उसी पर हम चर्चा करेंगे हमारे पैनलिस्टों के साथ। हमारे साथ लक्ष्मीकांत पारेख, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जुड़ेंगे, श्याम सुंदर शर्मा जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, राजकुमार शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता के नाते से हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। सबसे पहले लक्ष्मीकांत जी, आपके पास आ रहा हूं, बहुत स्वागत है आपका। बाकी दोनों लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल लक्ष्मीकांत जी का स्वागत कर रहे हैं और उनसे सवालों का सिलसिला भी हम शुरुआत करते हैं। सर, सीधा जो विजन है आपकी पार्टी का वो एकदम अभी साफ साफ आप लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्राइम और करप्शन पर जीरो टॉलरेंस अपनाने की कोशिश आपके द्वारा है। सीधा जो मैसेज है वो यही है कि लोकसभा चुनावों को साधा जाए और सीधा बताया जाए जनता को कि भारतीय जनता पार्टी आते के साथ ही एक्शन मोड में है। यही मैसेज देना चाह रहे हैं आप शुरुआत से ही? चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्राइम पर जीरो टॉलरेंस की बात करती है। जो हम कहते हैं वे करते हैं। सबसे पहले हम मोदी जी गारंटियों की बात करते हैं। मोदी जी जो गारंटियां दी वे पूरी असली जहां पहनाकर हम उतारेंगे, इस बात की हम गारंटी देते हैं। साथ दूसरी बात, राजस्थानी कानून व्यवस्था की स्थिति पिछले 5 वर्षों में वेंटिलेटर पर थी। उसको ध्वस्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी कर रहे हैं, उनकी टीम कर रही है। मेरा मानना है कि जैसे जैसे राजस्थान में शासनिक गति की शुरुआत हुई है, तब से कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छे ढंग से हमें काबू करने का प्रयास कर रहे हैं। चाहे किसी भी तरीके से हो, चाहे आप पेपर लीक के माध्यम जो हमने कार्रवाई करने का प्रयास किया हो, इन सब कारणों को लेकर पिछले मैं कहूँ 5 वर्षों तक लगातार जिस प्रकार से महिलाओं की अस्मिता के साथ राजस्थान में खिलवाड़ हुआ, जिस प्रकार से पेपर लीक के माध्यम से युवाओं के साथ खिलवाड़ हुआ, जिस प्रकार से आम आदमी कानून व्यवस्था को लेकर परेशान रहा, थानों को चक्कर लगा रहा था, रिपोर्ट दर्ज नहीं हो रही थी, इन सब कारणों को लेकर जिस प्रकार से राजस्थान की स्थिति बनी वह जग जाहिर है। और मैं समझता हूं कि हमारा बिल्कुल मुख्यमंत्री का सोचना है कि राजस्थान के अंदर क्राइम नहीं होना चाहिए। राजस्थान फिर से एक शांति प्रिय प्रदेश बने, जो पिछले 5 वर्षों में जिस प्रकार से गेंदबाजी घटनाएं बढ़ी, जिस प्रकार से रोजाना आए दिन चोरी घटनाएं बढ़ी, डकैती घटनाएं बढ़ी, बलात्कार की घटनाएं बढ़ी, इन सब घटनाओं पर सख्ती साथ रोक लगे, ये हमारी सरकार पहला दृष्टिकोण है। जहां तक लोकसभा चुनाव की बात है, निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी का बड़ी चुनाव है और हम उस पर बिल्कुल फोकस है। हमारी योजनाएं लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, लेकिन हमारी सभी योजनाएं जन कल्याण के लिए है।
हमारी नहीं तो सरकार इसमें लक्ष्मीकांत जी बड़ी एक बात ये भी है कि चेंज क्योंकि करती अब है। मंत्रिमंडल का गठन होने की बात तो लगातार चली रही है और अब समय नजदीक आ गया। कल और परसों आपका जो विधानसभा सत्र भी होना है और कालीचरण सर्राफ विधानसभा स्पीकर के नाते से, प्रोटेम स्पीकर के नाते से वहाँ रहेंगे, तो विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। तो उसी के बाद जो है मंत्रिमंडल का गठन भी क्लियर हो जाएगा, वो नाम भी सामने आ जाएंगे। सूत्र हमारे बता रहे हैं कि आप लोग अपने मंत्रिमंडल में ज्यादा से ज्यादा नए चेहरों को और युवा चेहरों को जगह देने की कोशिश करेंगे। तो क्या ये मान लिया जाए कि अब 2047 तक की, क्योंकि प्रधानमंत्री बात करते हैं अगले 25 सालों की, तो फिर ये मान लिया जाए कि तमाम जो कद्दावर भारतीय जनता पार्टी के नेता राजस्थान में हैं उनका अब धीरे धीरे उनको आप लोग साइडलाइन करेंगे और नए युवा चेहरों को स्पेस देंगे? युवा की ऊर्जा और अनुभव बुजुर्गों का, दोनों का मिश्रण होगा हमारा मंत्रिमंडल। हम निश्चित रूप से, हमारा विजन है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता वर्तमान में काम कर रहा है लंबे समय काम करे, लेकिन हम उन सब के अनुभवों का लाभ भी मिले जो लोग भारतीय जनता पार्टी वर्षों से काम कर रहे हैं, जो राजनीतिक दृष्टि से काम कर रहे हैं, जिन्होंने जनता के लिए समर्पण भाव के साथ पिछले लंबी समय से काम किया। देखिए आप, मैं यदि बात करूं तो माननीय देवनानी जी को देंगे, देवनानी जी ऐसा चेहरा स्पीकर बनकर उभरेंगे जो राजस्थान के पटल पर एक अनुभव वाले व्यक्ति होंगे, जिन्होंने संसद का बड़ा अनुभव है और संसद चलाने का बड़ा अनुभव है। तो मेरा मानना है कि अनुभव के साथ साथ युवाओं का जोश भी हमें मिलेगा और मंत्रिमंडल में तेज गति से हम काम कर पाएंगे, ऐसा मेरा सोचना। नहीं तो इसमें वैसे बुराई क्या है सर? अगर आप लोग ज्यादा युवाओं को स्पेस देते हैं, नए चेहरों को मौका देते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। क्यों आप लोगों को ये डिफेंड करना पड़ता है ऐसा कह के कि भाई अनुभव भी हमको जरूरी है? अनुभव है ना आपके पास, तमाम नेता हैं, और फिर वो संगठन में रहेगा उनका अनुभव। क्योंकि ये सवाल लक्ष्मीकांत जी, इसमें ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि भजनलाल शर्मा अभी विधायक बने हैं और अभी उनको मुख्यमंत्री बनाया गया है। बहुत सीनियर लीडर नहीं रहे हैं वो आपके संगठन के। ऐसे में आपको नहीं लगता कि अगर मान लीजिए किरोड़ी लाल मीणा जैसे बड़े नेता गृह मंत्री बनते हैं या जो और सीनियर लीडर्स हैं उनको अगर मंत्रिमंडल में स्पेस मिलता है, तो फिर थोड़ा मुख्यमंत्री के लिए अनकंफर्टेबल हो जाएगा सरकार चलाना? ठीक, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी, सभी कार्यकर्ता अपने अपने स्थान पर उन्हें काम मिलता है। भारतीय जनता पार्टी जिन्हें समझा कि इन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए, मुख्यमंत्री बनाया गया है। जिन्हें अन्य मंत्रिमंडल जिम्मेदारी दी जाएगी वे अंतिम मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी को संभालेंगे। भारतीय जनता पार्टी को छोटा बड़े का भेद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एकजुटता के साथ एक मुखी होकर काम करती है और इसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी आज संपूर्ण देश के विभिन्न प्रदेशों में अपने शासन को कायम करने में कामयाब है। नहीं ठीक है, ये तो बात तो बिल्कुल ठीक है आपकी। और लक्ष्मीकांत जी, साथ साथ तमाम मैं दर्शकों को भी बता दूं कि ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं इस वक्त, विजुअल्स जो आप देख रहे हैं, ये INDIA जो गठबंधन बनाने का प्रयास विपक्ष की ओर से हो रहा है उसकी ये तमाम ये तस्वीरें हैं जिसकी आज बैठक हुई। और इस बैठक में सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर के नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान और तमाम शरद पवार भी मौजूद थे। तमाम बड़े लीडर्स इस बैठक में मौजूद रहे। और आप देख रहे हैं KC वेणुगोपाल को आप देख सकते हैं, लालू यादव को आप देख सकते हैं, नीतीश कुमार इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, ममता बनर्जी आपको दिखाई दे रही हैं, राहुल गांधी बैठे हैं, आप देखिए तेजस्वी यादव आपको दिखाई दिए हैं, रामगोपाल यादव बैठे हुए हैं, समाजवादी पार्टी से फारूक अब्दुल्ला साहब बैठे हुए हैं। तो ये तमाम बड़े लीडर्स हैं। जयराम रमेश कांग्रेस पार्टी की ओर से बैठे हैं। तो ये तमाम INDA के गठन का जो प्रयास है और उसके बाद ये तस्वीर सामने आई है जहाँ पर लोकसभा चुनाव को लेकर के पूरी तरीके से तैयारी करने की कोशिश अब विपक्ष की ओर से हो रही है और तमाम अपने साथी संगठनों को जोड़ करके एक गठबंधन बनाने का प्रयास हो रहा है जो भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा के अंदर चुनौती देगा। और ये कहा भी जा रहा है लक्ष्मीकांत जी कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की अगर मैं बात करूं खासतौर पर, तो माना जा रहा है कि इन 4 राज्यों के चुनावों में 40% वोट कांग्रेस को मिला है। कांग्रेस ये कह रही है कि अगर हमारे जो साथी संगठन है, साथी जो पार्टियां हैं, अगर ये हमारे साथ जुड़ती हैं और 10% वोट हमको और मिलता है तो हम 50% मतदाताओं की पसंद बन जाएंगे, तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी ऑटोमेटिकली बैकफुट पर आ जाएगी। ये जो सारी तस्वीरें आप देख रहे हैं हमारे चैनल पर इस वक्त, ये जो बड़े बड़े शख्सियत राजनीति की यहाँ दिखाई दे रही हैं, अगर ये सब एक साथ आकर के चुनाव लड़ेंगे और 50% वोट बीजेपी से अलग हो जाएगा, तो कैसे फिर आप देख रहे हैं लोकसभा चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित करना? लक्ष्मीकांत जी, तो मान के चलिए कि शासन बहुत अच्छा काम कर रहा है। लगता है इस तस्वीर को देख के शासन बहुत अच्छा काम कर रहा है। घबराहट और बेचैनी निश्चित रूप से गठबंधन इन सब नेताओं में है, ये दिखने को मिल रहा है। ये घमंडिया गठबंधन की बात करें तो राजस्थान के प्रदेश की बात करें,
राजस्थान के परिदृश्य में जब आप चुनाव लड़ रहे थे और कांग्रेस आम आदमी पार्टी और अन्य अन्य घटक मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, तो वो लगता है कि राजस्थान में एकजुटता का आप कहीं भी एक साथ चुनाव नहीं लड़ पाए। इनके सबके अपने अपने एजेंडे हैं, अपने अपने प्रधानमंत्री हैं और अपने अपने मंत्री हैं। अभी तक ये तय नहीं कर पाया कि गठबंधन का नेता कौन होगा, हमारा प्रधानमंत्री कौन होगा। और मैं तो आज को अखिलेश जी यादव जो यूपी के पूर्व सीएम रहे हैं, उन्होंने राहुल गांधी के बारे में जो बयान दिया, कांग्रेस के बारे में जो बयान दिया, वह इसको स्पष्ट करता है कि कहीं एक दूसरे बातों में हो नहीं सकती, क्योंकि इनकी अपने अपने स्वार्थ है। किसी का स्वार्थ अखिलेश जी को मुख्यमंत्री पीएम बनाने का है, तो किसी का स्वार्थ माननीय नीतीश जी को पीएम बनाने का है, तो कोई राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहता है, कोई स्टालिन को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहता है, और कोई अरविंद केजरीवाल पीएम बनने के सपने देखने लग जाते हैं। मुंगेर लाल के असली सपने देखने को बुराई नहीं है, लेकिन हिंदुस्तानी जनता इन सबको जानती है, इस घमंडी गठबंधन को अच्छे जानती है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि गठबंधन चाहे कितना भी एक हो जाए या एक होने का दिखावा कर ले, भारतीय जनता पार्टी इन सब पर भारी पड़ने वाली है और मोदी जी के नेतृत्व में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2024 में बनने वाली है, ये बात तय है। ये बात भी ठीक है, लेकिन साथ साथ अगर हम देखें लक्ष्मीकांत जी, अब साथ साथ हमारे साथ श्याम सुंदर शर्मा भी जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार के नाते से। श्याम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम लोग बात कर रहे हैं श्याम जी, किस तरह कांग्रेस पार्टी तो लगातार अभी अपने उनका समीक्षा का क्रम अभी जारी है, और दूसरी ओर अब वर्सेस में अगर बात करें तो एक तरफ कांग्रेस की समीक्षा और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा, ये अब टकराने वाले हैं लोकसभा में। क्या क्या समीक्षा हुई है श्याम जी के लिए मैं एक बहुत संक्षिप्त में जो है रिपीट कर दे रहा हूं। कांग्रेस कह रही है सर, गोविंद सिंह डोटासरा जो है पीसीसी चीफ, उन्होंने आलाकमान को बताया कि भाई 4-5 पॉइंट उन्होंने दिए, बताया कि पार्टी नेता अपने समाज के नेताओं को भी प्रभावित नहीं कर पाए, ये एक कारण रहा, अपने अपने क्षेत्रों में रहे, बाहर नहीं निकले, वरिष्ठ नेता और मंत्री बीजेपी के खिलाफ अभियान नहीं चला पाए, लो मार्जिन सीटों पर हमने बूथ मैनेजमेंट नहीं किया, कांग्रेस नेता मतदाताओं को बूथ तक नहीं ले जा सके। इस तरह के कुछ पॉइंटर्स बना करके पीसीसी चीफ ने आलाकमान के सामने पेश किए। इंटरेस्टिंग बात यह निकल के आई श्याम जी, कि आलाकमान ने कहा, कांग्रेस नेतृत्व ने कहा कि ये सब बातें तो ठीक है, मुख्य कारण यह है कि जो पायलट और गहलोत की जो तकरार चलती रही, उसने हमारा पूरा गेम खराब कर दिया। अब एक तरफ तो ये हो गया सर कांग्रेस की समीक्षा, दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी आते के साथ ही एकदम फॉर्म में नजर आ रही है। एसआईटी का गठन कर दिया गया, उसके बाद आते के साथ ही एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनाने की बात कर दी गई। फिर 100 दिन का एजेंडा लेकर के बीजेपी चल रही है, प्रधानमंत्री 2047 तक की बात कर रहे हैं, 25 साल का विजन लेकर के चल रहे हैं। तो ये दो चीजें हो गई हैं श्याम जी, कांग्रेस की समीक्षा और बीजेपी का एजेंडा। लोकसभा चुनाव में क्या कुछ संभावनाएं अब किस ओर बनती हुई दिख रही हैं, जरा उस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा। राहुल जी, बात सही कि कांग्रेस हारी अपने कारणों से, क्योंकि वो एकता का सूत्र नहीं बांध पाए। सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच में जो समन्वय होना चाहिए था, पूर्व हो गए। जब तो मुख्यमंत्री थे, मैं पहले कहता था दिल से समझौता नहीं हुआ, दिमाग से समझौता हुआ था। बार बार हाथ मिलाने की बात आई, हाथ नहीं मिलाया। हाथ जहां ऊपर किया वहां तो जीत गए, राजेंद्र राठौड़ चुनाव हार गए जहां पे देखिए हाथ ऊपर करके एकता का सूत्र बनाया। बाकी जगह एकता का सूत्र जिस प्रकार देखिए, अगर कोई प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ रहा हो, आप कार्यकारी अध्यक्ष समय पर नहीं बनाओ। प्रदेश अध्यक्ष तो अपनी जीत को सुनिश्चित करके जीत के आ गया। सही बात है, आपने बहुत कम मार्जिन वाली सीटें इसलिए नहीं जीती कि आप वहां पर जातिगत आधार पर जो जिसको जाना चाहिए था नहीं गए। पूरी राजस्थान तो पूरी झोली भर के बीजेपी को दे दी, पहले झोली खाली थी, तो इसका मतलब पहले तो स्थिति ठीक नहीं थी। आप देखिए राहुल गांधी भी बाद में कह रहे हैं कि मुझे अगर समझदारी होती तो मैं ज्यादा ध्यान देता। जब देखिए सब कुछ हो गया, जब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताने से होगा क्या। अब देखिए आगे की विशाख नीति का निश्चित रूप से आप एक चुनाव और है, अभी 5 जनवरी को हमारे यहाँ एक उप चुनाव हो रहा है क्योंकि डेथ हो गई थी। अब बीजेपी के लिए उस चुनाव को जीतना जरूरी है। जिस तरह से देखिए 2018 में जब सत्ता में आई थी तो एक चुनाव हुआ था, जब साफिया जीत के आई थी, कांग्रेस की सरकार बनी थी, कांग्रेस ने चुनाव जीता था। अब बीजेपी का लिए एक बहुत बड़ी चुनौती, क्योंकि उन्होंने एक कार्ड खेला, इमोशनल कार्ड खेला, उनके पुत्र को का टिकट दे करके और उनको श्रद्धांजलि देने का जिस प्रकार से। अभी बीजेपी ने तो अपना पुराने उम्मीदवार को रखेंगे या नहीं रखेंगे अभी तय करना उनको है, लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती आगे। हाँ, उन्होंने नए मुख्यमंत्री जी ने निश्चित रूप से हम उनको बधाई भी देना चाहते हैं कि वो उन्होंने इस कामकाज संभालने के साथ उन्होंने 100 दिन का एजेंडा, सब सरकारें देती, पहले भी सरकार बनी थी 100 दिन के, आजकल चलन हो गया है 100 दिन, फिर उसके बाद अलग 6 महीने, फिर 1 साल, इस तरह का चलन हो गया है कि हमने क्या कुछ किया, क्या नहीं किया। लेकिन लोकसभा के चुनाव से पहले आपके 100 दिन पूरे हो जाएंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई हमने ये किया, क्योंकि आर्थिक स्थिति राजस्थान की कमजोर है। अब डबल इंजन की सरकार और प्रधानमंत्री जी हमारे हिस्से में आए थे
तो हमको महसूस है कि प्रधानमंत्री जी हमको वो सब कुछ देंगे जो मिलना चाहिए राजस्थान को। और लक्ष्मीकांत जी तो पुराने हमारे मित्र हैं, ये बीच में तो गायब हो गए थे, अब वापस से सक्रिय हो, इनको मैं बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत पुराने थे। अब ये क्यों नहीं आते थे भाजपा के कार्यालय में, ये तो ये बता सकते हैं, क्योंकि मेरे मित्र हैं इसलिए मैं कह सकता हूँ कि संघ से जुड़े हुए। लेकिन राजस्थान की स्थिति को मजबूत करने के लिए अब देखिए ईआरसीपी का मुद्दा आपने कहा था, आपने आपकी झोली भर दी अब पूरे राजस्थान ने। अब आपको उसके बारे में भी कोई निर्णय करना पड़ेगा। और ये निर्णय करके बहुत 100 दिन के अंदर दिखाने की कोशिश बीजेपी करेगी सर, क्योंकि 24 के चुनाव में जब वोट मांगने जाएंगे तो फिर ये 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड बड़ा मायने रखेगा। श्याम जी देखिए, गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री जी ने मुझे चाय पे बुलाया, तो मैं उनकी जादूगरी सीखने जरूर जाऊंगा कि उन्होंने जादूगरी करके बहुत सारी चीजें अब उनको भी चकित करके रखा है। तो वो क्या जाएंगे नहीं जाएंगे वो बात अलग है, लेकिन हाँ, राजनीति में एक चर्चा जोरों पे होने लगी है। ठीक है कि देखिए वसुंधरा जी ने आशीर्वाद दिया है, अब आशीर्वाद देने का मतलब क्या है? तो अच्छी बात है आशीर्वाद देना, और पूरे लोग वहां पर पहुंच करके उनको सीट संभला करके आना कि भाई अब तुम संभालो हम अपने। लेकिन राजनीति में अभी भी देखिए मंत्रिमंडल का विस्तार एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि दिल्ली करेगा, वो तो केवल वो जो करेंगे वो स्वीकार कर लेंगे। तो इस प्रकार से अब देखिए कि हम आर्थिक स्थिति को कैसे मजबूत करेंगे, ये सबसे। और 13 रुपए कम करने डीजल और पेट्रोल के, वो पहली कैबिनेट की बैठक का मैं इंतजार कर रहा हूँ। कैबिनेट की बैठक निश्चित तौर पर होगी। राज्यपाल का अभिभाषण स्वीकार करने के लिए जब स्वीकृति दी जाती है तो कैबिनेट की बैठक होती है। वहां पर अगर वो निर्णय करने में सक्षम हो जाएंगे, फिर पैसे की कमी पड़ेगी। और प्रधानमंत्री जी अगर हमारा समर्थन करके गए, हमको भरोसा दिला के गए, तो मानते हैं कि जो गारंटियां देके गए थे, मोदी की गारंटी सबसे बड़ी गारंटी है। और हम हम तो भरोसा करते हैं, सकारात्मक सोच के व्यक्ति हैं कि हाँ, हमको प्रधानमंत्री अगर मिलेगा और प्रधानमंत्री का सहयोग मिलेगा तो फिर राज्य को आगे बढ़ाने में ये 100 दिन में इसकी एक झलक इसकी झलक दिख जाएगी, कितना सहयोग मिलने वाला है इसकी एक झलक दिख भी जाएगी। और बीजेपी कोशिश करेगी कि मजबूत झलक दिखाई जाए ताकि लोकसभा चुनाव के मतदाताओं को साधने में कोई कमी न रह जाए। लक्ष्मीकांत जी आपके पास आ रहा हूं। सवाल मेरा वहीं से है जहां श्याम जी ने अपनी बात बीच में रखी कि भाई पेट्रोल के प्राइस कम करना आपके लिए बड़ी प्राथमिकता हो जाएगी, क्योंकि इस मुद्दे को आप लोगों ने बुनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। क्राइम और भ्रष्टाचार पर तो आप लोग एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे काम भी हैं जो बहुत ज्यादा जनता के मन में है। ईआरसीपी जैसे श्याम जी ने विषय रखा, इस विषय पर भी काम करना आपके लिए जरूरी होगा। क्या 100 दिनों के अंदर राजस्थान की जनता ये माने कि आप इसकी ओर कुछ मजबूती से करते हुए दिखाई देगी आपकी सरकार? सबसे पहले मैं श्याम जी बात का जवाब देता हूँ। माननीय श्याम जी ने कहा कि लक्ष्मीकांत जी बहुत दिनों बाद दिखे। श्याम जी मैं लगातार डिबेट्स पर आ रहा हूँ, एनडीटीवी पर कई बार आ गया, शायद आपसे मेरी मुलाकात नहीं हो पाई, ये विषय हो सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर व्यक्ति की भूमिका पार्टी तय करती है, मुझे कहाँ रहना है, कब कहाँ जाऊँ। व्यक्ति खुद तय नहीं कर सकता। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अब मंत्रिमंडल गठन की बात चल रही थी, मैंने भी यहाँ यही कहा था कि जब व्यक्ति संगठन में आ जाता है और संगठनिष्ठ हो जाता है तो संगठन उसकी भूमिका तय करता है, व्यक्ति अपनी भूमिका तय नहीं कर सकता। पहले किसको क्या मंत्रिमंडल में क्या पद मिलेगा ये भी संगठन तय करेगा। अब मेरे अभी बड़ा एक प्रश्न है, आपने मुझसे पहले शायद श्याम जी से पहले प्रश्न नहीं आ पाया था, बताता हूँ। निश्चित रूप से जो केंद्रीय नेतृत्व ने सोचा कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस के लोगों ने राजस्थान की जनता के हित का कोई काम नहीं किया। 5 वर्षों तक सचिन पायलट और गैरत की लड़ाई को राजस्थान की जनता ने देखा और राजस्थान जनता ने देखकर महसूस किया कि ये लड़ाई एक राजनीतिक लड़ाई है। और इस लड़ाई में यदि इस बार भी हम पड़ गए तो राजस्थान पिछड़ा प्रदेश बन जाएगा। इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी चुना। उन्होंने मोदी की गारंटी पर विश्वास किया, गैरत की गारंटी पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा कि मोदी कहते हैं कि पीएम 12,000 रुपए किसान निधि में देंगे तो देंगे, लाड़ो योजना के माध्यम से हम प्रोत्साहन देंगे तो निश्चित मान के चलिए देंगे, स्कूटी बच्चों को देंगे तो देंगे। और यदि सरकारी नौकरी 2% सरकारी नौकरी की बात मोदी कही या डॉक्टर्स की पैरामेडिकल्स की बात कही हो, सभी गारंटियों पर खरा उतरने का काम करेंगे। अब अभी आप ही कह रहे थे कि पेट्रोल डीजल को लेकर, देखिए कैबिनेट की मीटिंग होने दीजिए, कुछ धैर्य रखिए। 5 वर्षों के कुशासन का अब अंत हुआ है, एक नया सवेर राजस्थान में उगा है। तो मेरा मानना है कि नए सवेरे कुछ अंगड़ाइयां लेने दीजिए, कुछ लालिमा आने दीजिए। ठीक है, निश्चित मान के चलिए कि आने वाला समय राजस्थान के लिए बहुत अच्छा होगा। नहीं वो देखेंगे, वो तो देखना पड़ेगा सर, वो तो आकलन करेंगे लोग, जनता आकलन करेगी उसका कितना अच्छा रहेगा क्या रहेगा। आप विश्वास दिला रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन श्याम जी एक बड़ा सवाल ये भी है कि मंत्रिमंडल का गठन होना है और सूत्र ये बता रहे हैं कि अब नए युवा चेहरों को ज्यादा स्पेस दिया जाएगा और जो पुराने चेहरे हैं उनको थोड़ा सा साइडलाइन करना पड़ेगा। और माना यह जा रहा है कि भजनलाल शर्मा
के लिए कंफर्टेबल भी यही रहेगा कि थोड़ा युवा चेहरे उनके मंत्रिमंडल में रहें, बजाय इसके कि जो पुराने वटवृक्ष हैं उनको अगर ज्यादा स्पेस दिया जाएगा। गृह मंत्री अगर मान लीजिए किरोड़ीलाल मीणा बनते हैं या बाबा बालकनाथ जैसे लोग बनते हैं तो भजन लाल के लिए थोड़ा दिक्कत रहेगी पूरा मंत्रिमंडल को अपने हिसाब से जरा कैरी फॉरवर्ड करना। क्योंकि राहुल जी, मेरा मानना है कि वित्त विभाग और गृह विभाग मुख्यमंत्री जी अपने पास रखना पसंद करेंगे। हाँ। क्योंकि सारे निर्णय इन्हीं के माध्यम से होते हैं। देखिए, किरोड़ीलाल मीणा अब राजी हो गए तो ठीक है, मैं भी इस दिन मिला था, मेरे भी मित्र हैं पुराने, उन्होंने कहा कि यार मैं अधूरा क्यों बनता है, पूरा बनता। अब अधूरा ही बनना पड़ेगा, पूरा तो बन चुके जो बनने वाले थे। हाँ। तो निश्चित रूप से अगर वो मंत्रिमंडल में आ जाते हैं तो देखिए उनके लिए दिक्कत होगी अब करोड़ीलाल मीणा के लिए, क्योंकि उनको युवाओं को फिर कहना पड़ेगा सरकार से निर्णय कराओ, क्योंकि आप तो सरकार के प्रतिनिधि हो। अभी तो केवल अगर विधायक होने के नाते वो कहेंगे सरकार से लड़ेंगे, हम करेंगे, तो मुझको होता है लोकसभा तक अगर वो आएंगे नहीं आएंगे, अगर निर्णय अगर केंद्र ने कर दिया है, उनको कहा कि भाई आपको रहना है तो आ सकते हैं वो। उसके पहले भी फूड एंड सप्लाई रहा है उनके पास। अब वो कौन सा विभाग लेना पसंद करेंगे? देखिए, वो विवादित विभाग तो लेंगे नहीं। जो देखिए जल मिशन वाला जो विवाद है उनको देंगे नहीं, क्योंकि उनसे पर्सनली टसल हो जाएगी। वो ऐसा विभाग देंगे जिससे कि आप सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग ले लो, बड़ा विभाग भी और ठीक ठाक काम भी करते रहो। तो हाँ, देखिए चुनौती बहुत है। लक्ष्मीकांत जी ने बड़े प्यार से ढंग से कहा कि उनके नेतृत्व तो अच्छा है। देखिए, अशोक गहलोत बने थे जब, देखिए बहुत सारे सीनियर थे पहली बार जब बने थे, तो मुझे याद है खेत सिंह जी को उन्होंने संसदीय कार्य मंत्री का चुनाव दे दिया था दायित्व, या गुलाब सिंह शक्तावत को उन्होंने गृह उस वक्त दिया था, वित्त विभाग दिया था, देखिएगा चंदमल जी को दिया था, फिर उसके बाद प्रद्युमन सिंह जी को भी दिया था। तो बहुत सीनियर्स लोग थे। अब यहाँ सीनियर्स लोगों की कमी तो है। 2 लोग तो हार ही गए, पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी हार गए, सतीश पूनिया हार गए और राजेंद्र राठौड़ हार गए। तो इनके 2 बड़े नेता तो बाहर रह गए। लेकिन लोग जो चुने गए हैं, जिसमें से 2 मुख्यमंत्री हैं, इनको कौन सी जिम्मेदारी दी जाएगी अभी कुछ तय नहीं हो पा रहा, क्योंकि तय तो दिल्ली को तय करना है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी के माध्यम से केंद्रीय बोर्ड जो तय करेगा वो नीचे तक आ जाएगा धरातल पे। लेकिन अधिकारियों को जो कहा है ना 10 दिन में 100 दिन की योजना बना के लाओ, अब मंत्री नहीं होगा तो योजना बन के कैसे आएगी? तो इसलिए आपको फैसला जल्दी करना है, जिससे कि 10 दिन में जो आपने टारगेट दिया है विभागों को वो अंतिम रूप देके, या तो मुख्यमंत्री के अनुरूप 100 दिन की कार्य योजना बनेगी। तो एक देखिए 100 दिन की कार्य योजना बनाने के लिए अधिकारियों को जिम्मा दे दिया। यही जिम्मा पहले अशोक गहलोत दिया करते थे, क्योंकि आप विभागों के मंत्री बना करके जिम्मेदारी दोगे और तो अच्छी चीजें निकल के सामने आएगी, क्योंकि आपने संकल्प पत्र दे रखा है और संकल्प पत्र के अनुरूप ही काम करना है। बिल्कुल बिल्कुल, और इन सब चीज़ों पर हमारी भी लगातार नजर रहेगी और आपसे भी हम तमाम विश्लेषण इसका लेते रहेंगे। और लक्ष्मीकांत पारिक जी से भी बीजेपी क्या कुछ कर रही है, क्या कुछ आय की योजना है, उसका भी पक्ष हम जानते रहेंगे। फिलहाल मुझको कमांड ये आ रही है कि समय इतना ही है हमारे पास। चर्चा अच्छी चल रही थी, लेकिन फिर दोबारा जुड़ेंगे तब इस विषय को और आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल के लिए दोनों बोलों का बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मंथन में आज इतना ही। भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार पर लगातार नजर है हमारी, क्या कुछ कदम वो लोग उठा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की भी समीक्षा बैठक लगातार चल रही है, उससे जो निचोड़ निकल रहा है उस पर भी नजर रहेगी। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।